हाय एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं 2014 में ऑल इंडिया रैंक 6 क्लैट में आई थी। उसके बाद मैंने नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर से 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड BLLB प्रोग्राम किया। उसके बाद आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर सकूं, कुछ क्लैट से रिलेटेड, कुछ कॉलेज से रिलेटेड। तो इसी संदर्भ में इस वीडियो को बनाया जा रहा है और मैं कोशिश करूंगा जितनी भी चीज़ें मुझे पता है, मुझे आती हैं, जितने भी मेरे इंटरेक्शन जो बच्चों से हुए हैं, जो मेरे जूनियर्स से हुए हैं, सीनियर्स से हुए हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी बातें आपसे शेयर कर सकूं, शायद किसी को फायदा हो जाए। और इस वीडियो का वही मोटिव है। तो मैं इसको इस 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये कि कॉलेज का एक्सपीरियंस क्या होता है, हम कॉलेज में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम ये कॉलेज में जाके करने वाले हैं, हम कॉलेज जाने वाले हैं, हम क्यों क्लैट का एग्जाम लिख रहे हैं और एग्जाम लिखते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत हमें पता होता है तो वो हेल्प करता है कि हमें ये डिसाइड करने में, हमें मोटिवेट रखने में कि हम क्यों इस एग्जाम को कर रहे हैं और हम क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो हेल्प करता है कि जब आप क्लैट का पेपर दे रहे होते हो तो आपको लगता है कि नहीं, यही करना है क्योंकि हम ये करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो मैं बात करूंगा वो होगी हमारी क्लैट से रिलेटेड कि पेपर कैसा होता है, पेपर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और हमें किस तरीके से उनसे डील करना चाहिए। और तीसरे सेगमेंट में मैं बात करूंगा कि कैसे हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए। कोई भी एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट नहीं होता कि आपका नॉलेज कितना है, पर किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब प्रेशर के समय हो उसमें आप कितने अच्छे से रिएक्ट कर पा रहे हो। अगर आपके सामने अगर कुछ पेपर आया और आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं स्टार्टिंग के, तो आप पूरे डर जाते हो कि आपको आगे कैसे करना है। और इसी समय पे आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जो आप दिमाग को स्ट्रांग बना के रखते हो, जो आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से इस पेपर को सॉल्व करना है, वो आपको हेल्प करता है। और यही बात होती है मोटिवेशन की। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं, इस पर हम थोड़ी बात कर सकते हैं। तो यही इन 3 भागों में इसको मैं डिवाइड करूंगा आज के जो ये वीडियो है उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज जर्नी से कि कॉलेज में क्या होता है, मेरी कैसी जर्नी रही, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या सीखा। तो कॉलेज जो होता है वो आपको जैसे पता ही है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि नालसार, NLS। यहाँ पर मेनली जो कोर्सेज होते हैं वो सिर्फ BA LLB के कोर्सेज हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे BBA LLB भी कराई जाती है, जैसे कि NLU उड़ीसा। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ BSc LLB भी कराई जाती है, जैसे कि आपका जोधपुर, NLU जोधपुर। तो इस तरीके से काफी वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो और आपको इंटरेस्टेड रखेंगे। अगर जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसे आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, तो आप जब कॉलेज में एंटर करते हो तो 5 इयर्स एक बहुत लंबी जर्नी है, एक मैराथन की तरह, और आपको रोज भागना है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं और इस तरीके से आपको काम करना है। तो एक पार्ट होता है एकेडमिक्स का। काफी बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, काफी बच्चे बहुत सारी चीजें करते हैं। और मुझे लगता है कि जो वेल राउंड डेवलपमेंट आपका जो होता है, जैसे मेरा हुआ, मैं सीहोर से आता हूँ, सीहोर MP के पास एक छोटी सी जगह है, और उधर से बेंगलोर जाना मेरे लिए काफी अलग अलग सिचुएशन थी। अलग अलग चीजों को देखने को मिला, अलग अलग लोगों से मिलने को मिला। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स के बच्चे आए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से बच्चे पढ़ के आए हुए थे और उनको पता था स्टार्टिंग से कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहां जाने के बाद एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक बच्चा था जिसने डिसाइड किया, चीजों को देखा, जाना कि अब क्या करना है और इस तरीके से आगे बढ़ा। और ये प्रोसेस आपकी 5 साल पूरा चलती है। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको आगे क्या करना है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज में क्या क्या होता है। अगर हम बात करें तो एकेडमिक्स होते हैं आपके। कई कॉलेजेस में मिड टर्म, एंड टर्म होते हैं। कुछ सालों तक, जैसे कि NLSIU बेंगलोर में मिड टर्म्स और एंड टर्म्स 2 साल तक चलते हैं। स्टार्टिंग के 2 साल होते हैं, फिर अगले 3 सालों तक आपका सिर्फ एंड टर्म का एग्जाम होता है। कुछ सेमिनार पेपर्स होते हैं, कुछ और भी चीजें होती है जो आप टेक्निकलिटीज हैं जो आप कॉलेज में जाके देख पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी आपको वैरायटी के कोर्सेज भी पढ़ने को मिलते हैं इन्हीं में। जैसे कि मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स किया था जो था हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रॉम द इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा से समझने की कोशिश की थी कि कैसे हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज हुई है, कैसे हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री चेंज हुई है इंडिया की। तो इंडियन सिनेमा को देख के हमने समझने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से बहुत वैरायटी के कोर्सेज होते हैं जो आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये हुआ एकेडमिक्स का पार्ट। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मूटिंग होती है, एक डिबेटिंग होती है, एक आपके स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं। जैसे कि NLS में एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ करता था जिसका नाम था स्पिरिटस। और
बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। 3 दिन तक ये चलता था, और 3 दिन तक चलने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आते थे, आपके बहुत नए दोस्त बनते थे, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, आप लोगों से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत प्रेशर होता था, बहुत सारा काम भी करना पड़ता था, पर आप उससे बहुत कुछ सीखते थे। ऐसे ही हमारे यहाँ म्यूजिक फेस्ट हुआ करता था स्ट्रॉबेरी फील्ड्स करके, और वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी, देखने को मिलती थी। रॉक बैंड का पता चलता था, मुझे तो पता ही नहीं था, बहुत सारे रॉक बैंड होते थे, मेटल ऐसा कुछ बोलते हैं, मेटल होता था, और मेटल होता था, फ्यूजन होता था, इस टाइप के रॉक बैंड्स आया करते थे और वो परफॉर्म करते थे। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी और आपको काफ़ी मज़ा आता था। तो यही एक बात है नेशनल लॉ स्कूल्स की, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की, कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देता है बहुत सारी फील्ड्स में, और फिर आपके ऊपर डिसाइड करता है कि अगर आप कैसे अपने आगे बढ़ना चाहेंगे, क्या क्या आप करना चाहेंगे, और आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप ही डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहेंगे। उसके अलावा आपको जब छुट्टियां होती हैं, जितने भी, जैसे हमारे यहाँ साल में 3 बार वैकेशन मिला करती थी, और उसमें फिर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। तो मैंने जैसे एक इंटर्नशिप की थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में, और वो इंटर्नशिप मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में जाने का मौका मिला था, वहाँ पे कैसे प्रोटेस्ट चल रही है। फिर हाई कोर्ट में केस जब लड़ा जा रहा था, तो वो केस देखने का मौका मिला था। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वैरायटी की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं जब आप इंटर्नशिप करते हो, और आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी क्या है ये पता चलता है। ये रही बात आपकी इंटर्नशिप्स की। इसके बाद अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ की, तो कॉलेज लाइफ काफ़ी रिगरस भी होती है और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको रखना चाहेंगे, कैसे एक एक चीज़ को आप डिसाइड करना चाहेंगे, कितना आप चिल भी कर सकते हैं, बहुत मेहनत भी कर सकते हैं, और एक बैलेंस बना के भी चल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है आप कैसे करें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेशनल स्कूल्स में आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, डाइवर्सिटी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद अब अगर दूसरे सेगमेंट पे हम मूव करें, तो जो है हमारा पार्ट कि क्लैट का एग्जाम क्या है। तो क्लैट का एग्जाम जो अब डिपेंड, जैसे मेरी टाइम जो क्लैट का एग्जाम था वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता था, एक्यूरेसी और नॉलेज पे। और अब जो तीसरी चीज इसमें जुड़ गई है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि अब पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उतने पैसेजेस नहीं आते थे, लेकिन अब पैसेजेस में ही आपके क्वेश्चन है और आंसर्स हैं, तो आपको वहां से आंसर ढूंढना है, आपको आंसर लगाना है, और आपको बहुत ज्यादा रीड करना है। तो इस तरीके से आपके 3 चीजों पे आपका एग्जाम डिपेंड करता है, आपका नॉलेज, एक्यूरेसी और कॉम्प्रिहेंशन। जितने भी आप नॉलेज आपने गैदर किया है पूरे बचपन से लेकर आज तक, वो सब यूज होने आने वाला है। जनरल नॉलेज यही चीज है, आपकी इंग्लिश आपकी यही चीज है, आपका मैथमेटिक्स जो आप पढ़ के आते हैं ये भी आपकी वही है, जो आपने पढ़ा है जैसे आपने किया है वो सब आपका यूज में आएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो आप ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप जितने एक्यूरेट है, आपको पता है कि आपने ये सही किया है, और अगर आपको पता है कि आप ये सही जानते हैं और आप उसको सही लगा पा रहे हैं, आप सॉल्व करके एक आंसर तक पहुंच पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आंसर सही है, तो आप जितने एक्यूरेट होंगे आपको वो हेल्प करेगा। और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप जितना पढ़ते हैं, जितनी स्पीड से पढ़ते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो हम इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से इन सारी चीजों को डेवलप किया जाए। तो अगर जीके एक ऐसा पार्ट है जिसे हम देखें, तो जनरली होता क्या कि हम बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने लग जाते हैं, पर उसके साथ हमें ये भी जरूरी है देखना कि हम कैसे बेसिक्स को अपने क्लियर करें। हमें पता होना चाहिए कि ये इशू चल रहा है, इसमें जनरल चीजें क्या है। अगर हमें वो जनरल चीजें पता है, जो भी उसके पीछे न्यूज चल रही है, जो भी उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, कुछ एनालिसिस जो पार्ट में चल रहा है, जो हम करंट में देखते ही हैं कि क्या क्या हो रहा है, अगर वो हम सबका यूज करें तो हम जीके को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसके साथ सबसे जरूरी है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें, काफी रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर रोज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो मुझे याद है कि जब कई बच्चे होते हैं जो काफी छोटे शहरों से आते हैं, जैसे मैं भी था, मैं सीहोर करके एक जगह एमपी के पास, वहां से आया था। तो मेरे जब पहली बार मैंने यहाँ पे मॉक दिया था, तो मेरे कुछ मार्क्स आए थे 12.5 आउट ऑफ 50, और जो एक लड़की थी जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे उसके थे 44 मार्क्स। तो इतना डिफरेंस था हम लोगों के मार्क्स में। लेकिन लास्ट में मैंने कोशिश की, साल भर में लगा रहा, और मेरे मार्क्स मेरे इंग्लिश के मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़े। तो यही है कि अगर आप लगातार कोशिश करते हैं, आगे सॉल्व करते जाते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। और इस तरीके से इंग्लिश होती है, तो आपको कभी हारना नहीं है। सारे सेगमेंट्स को आप ट्राई करो कि आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ, जैसे कि आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सारी चीजों को प्रिपेयर करके रखो, इडियम्स हुए, इन सारी चीजों को अगर आप प्रिपेयर करके रखोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं,
उन्हें समझ नहीं आता कि हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करें या नहीं करें या छोड़ दें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और इस समय ऐसे में आपको जरूरत है कि आप देखें कि मैथमेटिक्स कितना है। मैथमेटिक्स लगभग 10% आता है, तो एक काफी सब्सटेंशियल अमाउंट है वो। अगर हम अगर इन रियल टर्म्स बात करें, अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको करना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो आप काफी नंबर गैदर कर सकते हैं वहां से, और जो आपको बाद में हेल्प करेंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप पूरे सेगमेंट, जितने भी पार्ट हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी वर्क टाइम, आपका परसेंटेज, आपकी ये सारे जो सेगमेंट्स होते हैं आप कई बार छोड़ देते हैं। तो आप छोड़े मत, आपको जो भी सिंपल लगता है आप कम से कम उतने तो आप सॉल्व करें, क्योंकि हो सकता है रियल एग्जाम में भी आप जाके जो आपको आता है आप उतना तो सॉल्व करेंगे ही। तो आप कोशिश करें कि आपके पास अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो वहां पे भी आप उसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते तो आपको ये तो पता है कि आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो आप सही करेंगे और आपके उतने नंबर तो आने ही है। इसलिए मैथमेटिक्स को छोड़े नहीं, घबराए नहीं, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। बस आपको ये थोड़ा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कौन से सेगमेंट को ज्यादा आप उस पर इंपॉर्टेंस दें और उसके बाद उस पर वर्क करें, और वो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा लास्ट में। फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आपका जो आप सॉल्व करते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप टाइम लगा के आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग लीगल रीजनिंग भी अगर आप टाइम लगा के आप करें, अगर लीगल रीजनिंग को देखा जाए तो वो एक लॉजिकल रीजनिंग की तरह ही है, बस आपको सॉल्व करना है। इतने घबराने की बात नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। 500 सब्जेक्ट को लेकिन कवर कीजिए, हर चीज कवर कीजिए, एक भी चीज मत छोड़िए, और वो आपको हेल्प करने वाला है लास्ट एग्जाम में। तो इस तरीके का क्लैट का पेपर है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें पढ़ें, आप अपने बेसिक्स को सही करने की कोशिश करें और वो बहुत आपको हेल्प करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने बेसिक्स को जितनी पकड़ बना के रख सकते हैं उस पर बना के रखिए, और जो आपने पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, और जो भी सॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई भी पार्ट पढ़ा उस पर क्वेश्चंस निकालिए, ऑनलाइन सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको सॉल्व करके देखिए, और जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये मेरा गलत हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहता या आपको पता नहीं रहता, लेकिन आप जब उसे सॉल्व करते हैं और आपकी गलतियां होती हैं तो आपको याद रह जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जो गलतियां आप करें, जितनी गलतियां आप पेपर के पहले कर सकते हैं उतनी गलतियां आप करके रख लीजिए, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब एक और ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सोचे कि नहीं इंग्लिश में इतनी मेहनत करनी है कि इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, वो अच्छी बात है कि आप इंग्लिश सही करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके का आपका टाइम बचा है, आपने जो भी अभी तक किया है आप उसको समराइज करिए। आप देखिए कि आपकी क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या में कमी है, आपकी कितनी कमियों को कितने दिनों में सही कर सकते हैं, और उन कमियों पे अभी से काम स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। लास्ट के 15 डेज में उन पे और रिवाइज कीजिए, देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करके कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी देखिए कि कौन से क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपको पेपर में जाके सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करने जो आप कर पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो आपके लिए काफी इजी होगा ये देखना कि कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो मैं पहले सॉल्व कर सकता हूँ। फिर आपकी जो प्रॉपर पेपर सॉल्विंग की जो तरीका होती है कि आप अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग टाइम के डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, उससे चेंज करके देखिए। अगर आपके लिए पहला वाला तरीका सही नहीं चल रहा है तो आप चेंज करके देखिए, अगर सही चल रहा है तो फिर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें जिन पे आप काम कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आप सब अगर काफी मेहनत करेंगे, काफी तरीके से अगर आप अपना काम करेंगे तो ये एग्जाम बिल्कुल निकलेगा। तीसरी चीज आती है कि हमें मोटिवेटेड रहना है। तो हमें सबसे जरूरी ये चीज जाननी है कि कोई भी एग्जाम एक वॉर की तरह होता है। आप उस वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। आप उससे पहले कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वॉर में अगर अच्छे से तैयार नहीं हो तो आप उस वॉर को हार जाओगे। और इसलिए जरूरी है कि आप उस वॉर के लिए अच्छे से तैयारी करिए। और ये एक वॉर है आपके लिए। आपको उस एग्जाम हॉल के 2 घंटे आपके लिए वॉर रूम की तरह है। उस रूम में आपको बैठना है और वहां पे आपको वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप अपने आप को मेंटली पूरा प्रिपेयर करिए कि आप कितने अच्छे से वहां पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को सही से लगा के आएंगे और मार्क्स लेके आएंगे। तो ये बहुत जरूरी हो सकता है कई क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़े, लेकिन आपको ये लगे कि अरे मैं छोड़ रहा हूं, मैंने इतना टाइम दे दिया। तो हो सकता है कई बार आप छोड़ दिए, लेकिन आगे बढ़िए और उन पे जितने आप कर सकते हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ये आपके मार्क्स हैं वही मैटर करते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो इसलिए आपके जो मार्क्स होंगे वो मैटर करेंगे। वो मार्क्स कैसे आप लास्ट मोमेंट पर लेके आते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा गैदर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए, काफी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए और देखिए कि मैं किस तरीके से एक से ज्यादा मार्क्स कहीं किसी भी सेगमेंट में लेके आ सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा कि खुद को मोटिवेटेड रखिए।
एट द एंड ऑफ द डे एक एग्जाम है जिसके लिए आपने साल भर तैयारी की है, आपको पता है कि आपको क्या आता है, आपको पता है आपको क्या नहीं आता है, और आपको ये भी पता है कि आपको एग्जाम में क्या करना है। तो आप अपने जितना भी एक्सपीरियंस है अभी तक का, आपने 12th की है, 10th की है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आप काफी डरे हुए होते हो, लेकिन आप एग्जाम दे रहे होते हो, आप कोशिश करते हो कि नहीं एग्जाम तो देना ही है, कैसा भी होगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके 12th में उतना अच्छा नहीं करते लेकिन क्लैट में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि क्लैट में बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अभी तक जो भी हुआ है उसको भूल जाइए, और जो एक महीना जो नेक्स्ट है उस पर पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप क्या करते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए ध्यान से अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए, अपने टीचर्स से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि मुझ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे किस सेगमेंट में कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके टीचर्स को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उन्होंने देखा है। अपने टीचर्स पे कॉन्फिडेंस रखिए, उसके साथ जो भी आपने साल भर में नोट्स बनाया आप उन पर भी कॉन्फिडेंस रखिए, और पेपर को सॉल्व कीजिए। जितना आप पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपको हेल्प करेगा। तो बस यही है जो थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और मैंने करने की कोशिश की है। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडी अपनी बता दूंगा। तो इस तरीके से आप अपना काम कीजिए, और ऑल द बेस्ट। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम को निकालेंगे, और लाइफ में भी बहुत अच्छा करेंगे आगे, क्योंकि क्लैट एक सिर्फ स्टेप है आपको आगे ही बढ़ने के लिए। और एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि जिसमें हम डिस्कस करने वाले थे कि आफ्टर द कॉलेज क्या क्या होता है, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे बच्चे ह्यूमन राइट्स में जाते हैं, कुछ बाहर पढ़ने जाते हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कुछ लिटिगेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाते हैं, कुछ जुडिशरी की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास फील्ड्स हैं आगे भी, और वो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो फोकस आपको रखना है वो इस बात पे रखना है कि ये एग्जाम को कैसे निकाला जाए। सिर्फ एक महीना मेरे पास बचा है, और उसमें कितने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है और एग्जाम को निकालना है। अपनी घड़ी अपने पास जरूर रखिएगा एग्जाम में, जो भी एग्जाम। हाँ, एक और चीज, कई बच्चे लास्ट मोमेंट पे एग्जाम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि वो घड़ी लेके नहीं जाते हैं, भूल जाते हैं। कई बच्चे होते हैं जो एग्जाम के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं और वो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। कई बच्चे होते हैं जो एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं। अपनी तैयारी पहले से करिए, एग्जाम सेंटर पर टाइम पे पहुंचिए, घड़ी लेके पहुंचिए, पेन पेपर सब कुछ चेक करिए, और फिर आराम से इत्मीनान से एग्जाम में बैठे। हो सके तो थोड़ी देर पहले मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, आराम से, शांति से, और ये सोचिए कि आपको सब कुछ आता है और ये एग्जाम सिर्फ आपके लिए बना है और आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम सिर्फ आपके लिए बना है और आप निकाल सकते हैं। तो बस यही एक कुछ बातें जो मैं बोलना चाहता था और मैंने बोली हैं। और ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छा करें, और देखिए कौन कौन हमारे कॉलेज का जूनियर बनता है।